मुख्यधारा के मीडिया में सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ कैसे एक मंदी का कारण बनने जा रहे हैं। वे इसे ट्रंप सत्र कहने तक जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उत्पन्न मंदी के डर से शेयर बाजार गिर रहा है, जिसे वॉल स्ट्रीट ट्रंप सत्र कह रहा है। ये सच है। हम देख रहे हैं कि जारा और अमेरिकन ईगल जैसे बड़े रिटेलर्स आकर कह रहे हैं कि अमेरिकी उपभोक्ता खर्च कम कर रहा है। वे कम खर्च कर रहे हैं, वे पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि जो और अन्य जैसे बड़े निगम पूरी तरह से व्यवसाय से बाहर जा रहे हैं। तो क्या मुख्यधारा का मीडिया सही है? क्या इन टैरिफ्स या टैरिफ्स के खतरे ने हमें मंदी में धकेल दिया है? मैं इस सवाल का जवाब आपको एक सरल तेज कदम में देने जा रहा हूं। पहला कदम, चलिए यह देखते हैं कि क्या ट्रंप की आर्थिक नीतियां और डेटा का आर्थिक नरमी केवल सहसंबंध है या कारण। हम कुछ मेरी अद्भुत कला के कामों पर चर्चा करके शुरू करते हैं। यह स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका है। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने फ्लोरिडा को सही तरीके से बनाया है। शायद यह उससे थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे पास यहां यह आदमी है, इयान। वास्तव में वह आयातक है, इयान। हमारे पास औसत जो है, और हमारे पास निवेशक आइक है। तो इयान इन टैरिफ्स के बारे में सोच रहा है, और उसे वास्तव में नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहां डोनाल्ड ट्रंप हैं। एक दिन वह बाहर आता है, कहता है टैरिफ्स लागू हैं, टैरिफ्स हटा दिए गए हैं, टैरिफ्स लागू हैं, टैरिफ्स हटा दिए गए हैं। तो कहने के लिए बहुत सारी अनजान बातें हैं। खैर, चाहे इयान को ट्रंप की आर्थिक नीतियां पसंद हों या नहीं, दिन के अंत में यह वास्तव में मायने नहीं रखता। उसे अपने व्यवसाय के लिए निर्णय लेने होंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि वह चीन से बहुत सारे सामान ला रहा है। मान लीजिए कि यह कनाडा, मेक्सिको पर लागू होंगे, और वर्तमान में वह अपने XYZ कॉरपोरेशंस में बेचने के लिए जो सामान खरीद रहा है, उन इनपुट लागतों के लिए $100 चुका रहा है। ठीक है। खैर, चलिए मान लेते हैं कि वह वास्तव में चिंतित है कि ये टैरिफ्स बढ़ेंगे। उसकी लागत $100 से बढ़कर $200 हो जाती है। मुझे पता है कि 100% टैरिफ नहीं है, लेकिन हम इन संख्याओं का उपयोग उदाहरण को सरल रखने के लिए कर रहे हैं। तो यान को एक निर्णय लेना होगा। क्या मैं अपने पूरे साल का सारा सामान अभी खरीद लूं, या जितना संभव हो सके ताकि इन टैरिफ्स से पहले ही खरीदारी कर सकूं? या क्या मैं इस जोखिम में जाऊं कि जब ये टैरिफ्स लागू हों तब मुझे खरीदना पड़े? अब आप कहते हैं, जॉर्ज, किसे परवाह है, तुमने इसे क्यों नहीं खरीदा जब टैरिफ्स लागू होते हैं? क्योंकि यह उसके सभी प्रतिस्पर्धियों पर लागू होने वाला है। यह एक अच्छा बिंदु है। लेकिन इस आदमी को याद रखें, आपको नहीं पता कि वह कल क्या करने या कहने वाला है। तो और वह चीन पर टैरिफ्स लागू करता है, मान लीजिए 100% टैरिफ। वह शायद उन्हें सिर्फ अपने पास ही रखेगा 1 महीने, या शायद 6 महीने, या शायद 6 घंटे, हमें बस नहीं पता। और फिर यह आयातक यान के लिए एक बड़ा समस्या है, क्योंकि चलिए मान लेते हैं कि वह कुछ सामान $200 में आयात करता है, और फिर अगले ही दिन या एक हफ्ते बाद टैरिफ्स हटा दिए जाते हैं, और उसके सभी प्रतिस्पर्धी इन $10 में चीजें आयात करने वापस चले जाते हैं। खैर, उसे यह सामान नुकसान पर बेचना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि आयातक यान दिवालिया होने का जोखिम उठाता है, बिल्कुल जुआने की तरह आदि। अपने दिवाली 800 स्टोर बंद करना। लेकिन यह एकमात्र समस्या नहीं है। चलो यहां निवेशक आइक के पास चलते हैं। अब निवेशक आइक बहुत सारे शेयर खरीदता है, लेकिन वह यह भी मान लेता है कि वह असली अर्थव्यवस्था में पैसे उधार देता है। तो औसत जो चाहता है कुनाओ कि वह एक ट्रक खरीदे जो कनाडा में निर्मित हुआ था। अब चलिए मान लेते हैं कि अभी के लिए, और फिर से हमें नहीं पता कि 5 मिनट या 5 दिनों में क्या होने वाला है, कि हमारे पास कनाडा से आने वाले उन ट्रकों पर 25% का टैरिफ लगने वाला है, और जो वास्तव में इस फोर्ड F-150 पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, या जो भी है। तो वह आइक के पास जाता है और कहता है, अरे
आइक, मैं इस ट्रक को खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूं। और आइक कहता है, ठीक है, ये कितना है? वह कहता है, खैर, हाल ही में इन टैरिफ्स के कारण ये $100,000 है। तो आइक के पास एक निर्णय लेने का समय है। क्या वह जो को पैसे उधार देने वाला है जब उसे पता है उस आरण के लिए संपत्ति व ट्रक होने वाला है जो खरीद रहा है, जो कनाडा में निर्मित है? आप कहते हैं, खैर, समस्या क्या है? जो का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। खैर, चलिए याद रखते हैं कि संपत्ति वह ट्रक है। अगर आज ये 100,000 है, अगर कल टैरिफ खत्म हो जाते हैं तो उस ट्रक का मूल्य पूरी तरह से गिर जाएगा। दूसरे शब्दों में, आइक की संपत्ति का मूल्य। तो क्या वह जो को इन $100,000 पर उधार देने के लिए तैयार होगा, या क्या वह केवल जो को $75,000 पर उधार देगा, बस उदाहरण के लिए यहां सामान्य गणना का उपयोग करते हुए? और क्या इससे जो के ट्रक खरीदने के निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा? लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। हमारे पास औसत जो है, जो मुख्य धारा के मीडिया को देख रहा है, और जो कुछ भी आप देखते हैं वह ट्रंप बुरा है। और हमारे पास जो भी थोड़ी सी नकारात्मक आर्थिक खबरें हैं, वे हैं सभी पूरी तरह से ट्रंप और उनकी आर्थिक नीतियों पर दोषी ठहराए गए हैं। अब मैं यहां यह कहने के लिए नहीं हूं कि वे कुल मिलाकर बुरे हैं या अच्छे। हम इसे एक अलग वीडियो के लिए बचा लेंगे। लेकिन बात यह है कि जब जो रात की खबरें देखता है, जब तक वह फॉक्स नहीं देखता, यह सब ट्रंप की आर्थिक नीतियों के बारे में होता है। बुरा 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 बुरा, मंदी मंदी मंदी। तो इससे जो के लिए अनिश्चितता पैदा होती है। ठीक है, खैर, यह आइक के लिए भी अनिश्चितता पैदा करता है, क्योंकि वह मुख्य धारा के मीडिया में जो हो रहा है उसे देखता है, लेकिन वह अपने सभी आयातक दोस्तों के साथ हो रही घटनाओं को भी देखता है, क्योंकि वह हमेशा इयान से बात करता है और इयान उसे उस दुविधा के बारे में बताता है जिसका वह सामना कर रहा है। और फिर अनिश्चितता। तो आइक को अनिश्चितता इस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वह अपने शेयर बेचना शुरू करता है जब तक कि उसे यह समझ में ना आ जाए कि यह कैसे होने वाला है, वास्तव में यह कैसे होने वाला है। और दुर्भाग्यवश जो कि बहुत सारी संपत्ति शेयर बाजार में फंसी हुई है। तो जब वह देखता है कि शेयर नीचे और नीचे 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 और नीचे जा रहे हैं, आइक की अनिश्चितता के कारण ये जो के लिए और भी अधिक अनिश्चितता पैदा करता है, जिसका मतलब है कि वह खर्च करता है XYZ कॉर्पोरेशन में बहुत कम। दूसरे शब्दों में, यान जिससे वह बहुत कम खर्च करता है। इन्वेंटरी खरीदने या अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त करने के मामले में इस हद तक कि उसे लोगों को निकालना शुरू करना पड़ सकता है। ओह, लेकिन रुको, और भी है। याद रखें कि व्यापार घाटा अपने उच्चतम स्तर पर है, और याद रखें जितना यह नीचे जाएगा व्यापार घाटा उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार घाटा एक नकारात्मक संख्या है। यह क्यों है? क्योंकि यान उस इन्वेंट्री का बहुत सारा खरीद रहा है, टैरिफ से पहले की स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो उसका इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि उसे चीजें एक बड़े गोदाम में स्टोर करनी पड़ती हैं, जिससे अतिरिक्त लागत होती है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में वापस जाती है। मेरी अच्छी दोस्त लिन झांग कहती हैं, एक उलझा हुआ मन हमेशा नहीं कहता है। और जब आप अमेरिका को देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था का 70% उपभोग या खर्च है। अगर एक उलझा हुआ मन नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब है कि खर्च कम हो रहा है, समग्र मांग कम हो रही है, और इसका मतलब है कि आर्थिक संकुचन। लेकिन चलो इस पर विचार करते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए हम मंदी में चले जाते हैं, तो वह समग्र मांग यान के लिए कम ग्राहकों का निर्माण करती है, लेकिन उसके पास यह सारी इन्वेंट्री है। उसे क्या करना पड़ेगा? उसे निकालना पड़ेगा, उस इन्वेंट्री को बेचना पड़ेगा, बस अफ्लोट रहने के लिए, जिससे कीमतें गिरेंगी, और इससे अन्य व्यवसायों को भी वही करना पड़ेगा। ये बेरोजगारी दर को बनाता है और भी ऊंचा जाए। यहां हम वास्तव में दो मुख्य वास्तविकताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रंप इन टैरिफ को कैसे संभाल रहे हैं। और फिर से मैं ये नहीं कह रहा कि कुल मिलाकर वे अच्छे हैं या बुरे। हमें बस इन दो वास्तविकताओं पर ध्यान देना होगा। पहला, वे
बहुत सारी अनिश्चितता पैदा करते हैं, और दूसरा, कम से कम शॉर्ट टर्म में वे बहुत सारी आर्थिक विकृतियां पैदा करते हैं जो अन्यथा नहीं होती, जो एक बुरे चक्र की तरह है, क्योंकि इससे भविष्य के बारे में और भी अधिक अनिश्चितता पैदा होती है। वास्तविक अर्थव्यवस्था में लोग जो निर्णय ले रहे हैं, जो आर्थिक विकास या ईतुदनुसार आर्थिक संकुचन की ओर ले जाते हैं, दूसरे शब्दों में एक मंदी। तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और कह रहे हैं, ठीक है जॉर्ज, मैं समझ गया। एक बार के लिए आप मुख्य धारा के मीडिया से सहमत हैं कि ट्रंप के टैरिफ और जिस तरह से वह अपनी आर्थिक नीतियों को संभाल रहे हैं वे एक मंदी का कारण बन रहे हैं, या कम से कम आर्थिक डेटा कमजोर होने लगेगा और अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी। आप देखिए, यहां आप गलत होंगे। संपादक, चलो इंटरनेट पर चलते हैं। आइए समय में पीछे चलते हैं, मेरे पसंदीदा अर्थशास्त्रियों में से एक मिल्टन फ्रीडमैन के पास, और वह अपने ब्याज दर की भ्रांति या के लिए प्रसिद्ध है। फ्रीडमैन ने तर्क किया कि यह सामान्य भ्रांति कि कम ब्याज दरें आसान पैसे और प्रोत्साहन का संकेत हैं, एक भ्रांति है। उन्होंने विश्वास किया कि कम ब्याज दरें वास्तव में इस बात का संकेत हो सकती हैं कि मौद्रिक नीति कड़ी रही है। एक अवसादित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करना या संकेत देना। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब वह मौद्रिक नीतियों के बारे में बात कर रहा है तो वह फेड की मौद्रिक नीति के बारे में बात नहीं कर रहा है, वह इसके भीतर की मौद्रिक नीति के बारे में बात कर रहा है। तो वह जो कह रहा है वह यह है कि अगर ब्याज दरें कम हैं तो यह आपको बताता है कि बाजार में विकास और महंगाई की उम्मीदें भी बहुत कम हैं। तो अगर आर्थिक विकास की उम्मीद, चलो कहते हैं, कम है, तो यह आपको बताता है कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में शायद बहुत सारे जोखिम हैं और बैंक उधार देना नहीं चाहेंगे। जोखिम इनाम का समीकरण समझ में नहीं आता। तो चूंकि बैंक ही हैं जो अधिकांश पैसे का निर्माण करते हैं, अगर ब्याज दरें कम हैं तो इसका मतलब है कि जोखिम उच्च है, जिसका मतलब है कि बैंक कम उधार दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास कड़ी मौद्रिक स्थिति है, न कि ढीली मौद्रिक स्थिति। और अक्सर ये कड़ी मौद्रिक स्थितियां हमारे पास जो भी आर्थिक वास्तविकता है उसे और भी मापना खराब बना देंगी। अब चलिए फेड फंड्स दर का एक चार्ट देखते हैं और इसे पिछले चक्रों के माध्यम से इस मिल्टन पिक फ्रीडमैन के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हमारे पास कम ब्याज दरें हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम में बहुत सारे जोखिम हैं और संभावित रूप से एक आर्थिक संकुचन, न कि आर्थिक विस्तार। तो मैं 1990 से शुरू करना चाहता हूं एक बहुत विशेष कारण के लिए। मैं अभी एक पल में इसमें शामिल हो जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि ब्याज दरें गिरना शुरू होती हैं। 89 में, और फिर हमारे पास 90 में एक मंदी आती है, और फिर जैसा कि आप उम्मीद करेंगे मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं दरें और भी गिरती हैं। और अगर आप पूरी वक्र को देखें तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो फेड फंड्स के साथ हो रहा है, उसके समान है। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन फिर हम 90 के दशक के बीच में इस छोटे से उतार चढ़ाव को देखते हैं और हम देखते हैं कि वहां दरें गिराई गईं। हमारे पास कोई मंदी नहीं थी। लेकिन फिर हम अगली दर कटौती चक्र को देखते हैं जहां आप लोग कहानी जानते हैं। वहां हमारे पास एक बैलेंस शीट मंदी थी और फिर जीएफसी में निश्चित रूप से वहां एक मंदी आई जब उन्होंने दरें घटाना शुरू किया, और यही चीज सर्वासियस बीमारी के दौरान भी हुई। तो देखिए हम आज कहां हैं। फेड एक और दर कटौती चक्र में है जो 1990 से लेकर अब तक लगभग हर एक मंदी से पहले आया है। फिर से वे दरें घटा रहे हैं, दरें गिर रही हैं, लेकिन यह हमें नहीं बताता कि अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है। यह हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था वास्तव में संघर्ष कर रही है। और मैं ये बताना चाहता हूं, उन्होंने 2024 के सितंबर में दरें घटाना शुरू किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव से बहुत बहुत पहले की बात है। तो अब चलिए वापस चलते हैं कि मैंने 1990 और उसके बाद पर ध्यान क्यों केंद्रित किया। और ज्यादातर लोग यह नहीं जानते, लेकिन ग्रीनस्पैन से पहले
चलिए पॉल वोल्कर और उससे पहले की बात करते हैं। फेड वास्तव में ओवरनाइट फेड फंड्स दर को निर्धारित नहीं करता था, यह अधिक बाजार प्रेरित था। उदाहरण के लिए पॉल वोल्कर के साथ वह मुद्रा आपूर्ति को लक्षित करने की कोशिश करते थे, वह दर को लक्षित नहीं करते थे। तो अगर मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि थोड़ी तेजी से बढ़ रही थी तो वह बस दर को बढ़ा देते थे, और अगर यह थोड़ी तेजी से गिर रहा था तो वह बस दर को घटा देते थे। और यही कारण है कि आपको 1970 के अंत में इन अजीब उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। 1980 के दशक, इसका परिणाम यह था कि रातों रात फेड फंड्स दर को सेट न करने के बजाय बल्कि उस फेड फंड्स दर को इस कोशिश में समायोजित करने का प्रयास किया गया कि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि की एक विशिष्ट दर को लक्षित किया जा सके। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अगर हम 1950 के दशक में वापस जाएं तो हर बार जब हमें आर्थिक संकुचन होता है तो ब्याज दरों का क्या होता है, वे गिर जाते हैं। और यह फेड या केंद्रीय योजनाकारों की कोशिश नहीं है कि उद्धरण चिह्न में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए, यह बस विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं का गिरना है, जो लगभग हमेशा वास्तविक अर्थव्यवस्था में जोखिम बढ़ने के साथ मेल खाता है और इसलिए बैंक उधारी में कमी आती है। दूसरे शब्दों में, कम ब्याज दरें एक संकुचनशील अर्थव्यवस्था और कड़े पैसे की परिस्थितियों का प्रतिबिंब हैं। ओह, लेकिन रुको, और भी है। पहले हम इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एल्डन ग्रीनस्पैन ने 1990 के दशक के मध्य में ब्याज दरें घटाईं और हमें मंदी नहीं आई। तो यह निश्चित रूप से एक असामान्यता थी, लेकिन इस समय के दौरान बेरोजगारी दर को देखिए, यह कभी भी वास्तव में बढ़ा नहीं। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में जैसे हमें पूरी यील्ड कर्व का उलटाव नहीं मिला, लेकिन ध्यान दें कि हर बार जब हमें मंदी आती है तो क्या होता है। आमतौर पर शुरुआत या मध्य में हम बेरोजगारी दर में एक बड़ा उछाल देखते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो मंदी या समस्याएं शुरू होने से ठीक पहले बेरोजगारी दर लगातार बढ़ने लगती है। यह मूल रूप से वही एसओएम नियम है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। और अगर हम देखें कि मई 2023 के बाद क्या हुआ है, तो हम देखते हैं कि यह पिछले चक्रों का पालन कर रहा है, जहां हम शायद अभी मंदी में नहीं हैं, लेकिन बेरोजगारी दर निश्चित रूप से बढ़ रही है, जो कि आप उम्मीद करेंगे अगर हम आर्थिक संकुचन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेरा मुद्दा क्या है? अगर आप फेड दर कटौती चक्र, ब्याज दरों के साथ साथ यील्ड कर्व के उलटाव के साथ जो हो रहा है उसे देखें, और आप उन चीजों को देखें जैसे एसओएम नियम का सक्रिय होना, जहां बेरोजगारी दर बढ़ने की ओर बढ़ रही है। यह सब डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव से पहले हुआ। तो मैं कहूंगा कि मुख्यधारा का मीडिया इसे उद्धरण चिह्न में ट्रंप सत्र कहना गलत है। यह संभावना है कि हमें एक मंदी का सामना करना पड़ता। मान लीजिए कि हमें एक मिलती है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हों या कमला हैरिस, चाहे हमें टैरिफ के बारे में यह सब बात करने को मिलता या नहीं। यह कहते हुए, अगर हम टैरिफ या टैरिफ के खतरे के परिणाम स्वरूप इस सभी अनिश्चितता और आर्थिक विकृतियों को जारी रखते हैं, तो यह हमारे पास जो भी आर्थिक परिस्थितियां हैं उन्हें और भी खराब बना देगा। अन्यथा उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई होती। हे दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी विद्रोही पूंजीपति, यह ऑरलैंडो में 23 मई आज से 25 मई तक है। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिन नॉल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी पाने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप rebelcapitalistlive.com पर जा सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदरूनी जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं
आपको छूट मिल सकती है क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट खरीदें। और मैं आपसे ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई के बीच मिलूंगा।